आज हम इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे शुरू में दिखाया गया है। इस क्वेश्चन में एक कॉल सिन एरियर्स का भी पॉइंट इंक्लूड है। कॉल सिन एरियर्स क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर में बता चुका था। कंपनी ने जिस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मंगवा लिया था, कंपनी जिस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मंगवा चुकी है, उस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यदि कोई एक आध शेयर होल्डर या कुछ एक शेयर होल्डर समय पर पे नहीं करते, जो एक उस इंस्टॉलमेंट को, हर इंस्टॉलमेंट को पे करने का जो एक कंपनी का एक शेड्यूल है, ठीक है, जो एक निर्धारित समय है, निर्धारित तारीख है, उस निर्धारित तारीख तक अगर कुछ शेयर होल्डर्स अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे नहीं करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट एरियर्स में, मतलब बकाया है, और इसलिए उसको कॉल सिन एरियर्स भी कहा जाता है। मतलब जिस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कंपनी ने कॉल कर लिया था, मंगा लिया था, उसके बावजूद भी शेयर होल्डर से आना अभी बकाया है, उसे कहा जाता है कॉल सिन एरियर्स। अब ये यदि इस तरह का कॉल सिन एरियर्स हो रहा है, कुछ शेयर होल्डर या कोई एक आध शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट्स पे नहीं कर रहे हैं, तो फिर किस तरह की इंटरेस्ट होनी है, ये आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे। आज का क्वेश्चन है, अमृता लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable as on application ₹3 per share, on allotment ₹3 per share, on first call ₹2 per share, and on second and final call ₹2 per share. Issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants in full. All amounts due on shareholders were received except allotment and calls money on 400 shares allotted to Mr. Mahesh. Pass journal entries for the above transaction and also prepare equity share allotment account in the books of company. इस तरह का क्वेश्चन आज शुरू में स्क्रीन पे यहाँ पे आपको बताया है। अब देखिए, हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का विश्लेषण कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको आता है, देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि परीक्षा में जो भी प्रश्न, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसका सही ढंग से इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ने से हम उसका इंटरप्रिटेशन सही ढंग से नहीं कर पाते और इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन का विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने जा रही है और एक एक शेयर 10 रुपीज़ का है, और इस 10 रुपीज़ को कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में मंगाया है। अप्लीकेशन के साथ कंपनी 3 रुपीज़ मांग रही है, अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2। इस तरह 10 रुपीज़ 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेड है। अप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2। 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10। और कंपनी का इशू और सब्सक्राइब नहीं हुआ है, यहाँ पे फुली सब्सक्राइब हुआ है। कल के क्वेश्चन में इशू और सब्सक्राइब हुआ था। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखे थे जिसमें इशू और सब्सक्राइब हुआ था। आज के क्वेश्चन में इशू और सब्सक्राइब नहीं है, इशू फुली सब्सक्राइब है। फुली सब्सक्राइब का मतलब ये है कि जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, तो जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी उतने के लिए ही एप्लीकेशन आए भी हैं। मतलब 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए भी है, और इसलिए कंपनी ने हर एप्लीकेंट को
फुल अलॉटमेंट किया है, मतलब जितने शेयर्स उसने मांगे उतने शेयर दे दिए गए। और आगे लिखा है कि ऑल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर होल्डर्स वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी ऑन 400 शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर महेश। इसका मतलब ये है कि सारे शेयर होल्डर ने जितने भी इंस्टॉलमेंट उनके ऊपर ड्यू थे उनका पेमेंट किया है कंपनी को। कंपनी को सारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मिला है, लेकिन केवल मिस्टर महेश नामक एक शेयर होल्डर है जिसको कि कंपनी ने 400 शेयर्स अलॉट किए थे, उसकी तरफ से अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी नहीं मिला। वो एक एक्सेप्शन है, केवल एक एक्सेप्शन है। बाकी वहाँ लिखा है ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन शेयर होल्डर्स वेर रिसीव्ड, सारे शेयर होल्डर पे जितने भी इंस्टॉलमेंट ड्यू थे उनका अमाउंट मिल चुका है, लेकिन एक एक्सेप्शन, ठीक है, और वो है मिस्टर महेश जिसको कंपनी ने 400 शेयर्स अलॉट किए थे और उसने अपने 400 शेयर्स का न तो अलॉटमेंट मनी पे किया है और ना ही कॉल्स मनी। कॉल्स मनी मतलब उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का ही अमाउंट पे नहीं किया है। अब इसे ही हम कहेंगे कॉल्सिनेरियस। ये जो मिस्टर महेश है इसने 400 शेयर्स का जो अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, सेकंड कॉल मनी पे नहीं किया, इसी को कहा जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। अब इस क्वेश्चन में एंट्रीज कैसी होंगी वो देखते हैं। अब जब कंपनी के बैंक अकाउंट में 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आता है, ठीक है, तब कैसी एंट्री करनी होगी। फर्स्ट एंट्री आप जानते हो कैसी होती है, जब एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आता है तब एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अब मैं पहले के भी लेक्चर में कई बार कह चुका हूं कि इस एंट्री का अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। कंपनी के पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, उस नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर को एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ कंपनी 50,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी और एप्लीकेशन भी 50,000 शेयर्स के लिए ही आए हैं, इशू फुली सब्सक्राइब है। तो फिर इस एंट्री का अमाउंट किस तरह कैलकुलेट होगा, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर है ₹3। तो 50,000 शेयर्स इंटू ₹3, 1,50,000। तो इस एंट्री का अमाउंट होगा 1,50,000। तो मैं बैंक अकाउंट में 1,50,000 डेबिट कर देता हूँ और उसे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ। तो ये एंट्री हो गई आपकी बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। अब ये एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में आने की एंट्री हो गई। अब आप जानते हो इसके बाद की एंट्री कैसी होती है, ये जो एप्लीकेशन मनी है उसको यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है सेकंड एंट्री में। और यदि एप्लीकेशन मनी में किसी प्रकार का प्रीमियम इंक्लूड है तो ये एंटायर एप्लीकेशन मनी फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। इसमें से कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर होता है, कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आज जो क्वेश्चन है इसमें शेयर्स प्रीमियम पे इशूड नहीं है, प्रीमियम है ही नहीं किसी भी इंस्टॉलमेंट में। तो ये पूरा 1,50,000 जो है ये इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पूरा 1,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होने का एक और कारण ये है कि इशू और सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है, अन्यथा इशू और सब्सक्राइब हुआ रहता तो फिर आप जानते हो कि या तो कुछ लोगों का एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ता जिनके शेयर रिजेक्ट कर दिए जाते, और फिर वो इंटायर एप्लीकेशन मनी हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें से उन लोगों का एप्लीकेशन मनी जिनके शेयर्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ता था। और यदि सपोज कंपनी
प्रोराटा अलॉटमेंट करती। प्रोराटा अलॉटमेंट भी कब करती? यदि इशू और सब्सक्राइब होता। तो प्रोराटा अलॉटमेंट करती तो फिर इस एप्लीकेशन मनी में कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता शेयर होल्डर का, जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पाता, उससे हमें आगे के जो इंस्टॉलमेंट्स है उसमें एडजस्ट करना होता है। और आज के क्वेश्चन में वैसी स्थिति नहीं है, ना ही इस एप्लीकेशन मनी में किसी प्रकार का प्रीमियम इंक्लूड है, ना ही इशू और सब्सक्राइब हुआ था। इशू और सब्सक्राइब नहीं हुआ तो ना ही किसी के एप्लीकेशन कंपनी ने रिजेक्ट किए हैं, ना ही कोई प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ा। तो फिर इस एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम भी इंक्लूड नहीं है, इसमें से किसी का एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं रिफंड करने की भी नौबत नहीं है, और ना ही कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसमें इंक्लूड है जो अगले कॉल में एडजस्ट करना पड़े, अगले इंस्टॉलमेंट में कुछ नहीं है ऐसा। तो ये एंटायर 1,50,000 जो है ये यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसको यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री आप जानते हो क्या होगी। पहले से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से हम रिवर्स करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उसको पहले इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से रिवर्स करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री में यदि हमने ये अमाउंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है तो वहां से रिवर्स करने के लिए अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो मैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किए देता हूँ। $1,50,000 और अब इसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा की तरह क्रेडिट कर देंगे। तो मैं इसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। तो ये सेकंड एंट्री हो गई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से इस अमाउंट को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, और जो किस तरह से हो गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। अब एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड दो एंट्रीज हो गई आपकी, देख लीजिए इसे। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू है शेयर होल्डर्स पे, और अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री किस तरह से होती है आप लोग जानते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया जाता है जितना शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट का मनी ड्यू है, और यदि इस अलॉटमेंट मनी में किसी तरह का प्रीमियम इंक्लूड नहीं है तो फिर ये एंटायर अमाउंट जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट की जाती है वो उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। अब क्योंकि आज के प्रॉब्लम में भी अलॉटमेंट मनी में किसी तरह का प्रीमियम इंक्लूड होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पे इशू ही नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर ये जो अलॉटमेंट का अमाउंट है शेयर होल्डर पे जो ड्यू हो रहा है, जिसे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, वो पूरा अमाउंट उसी समय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट भी कर देंगे। तो मैं अब एंट्री कर रहा हूँ यहाँ, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस एंट्री का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जितना मनी अलॉटमेंट का ड्यू है शेयर होल्डर उतने अमाउंट से इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो रहा है शेयर पे, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि अलॉटमेंट पर शेयर कंपनी ₹3 मंगवा रही है शेयर होल्डर से, अलॉटमेंट मनी भी ₹3 पर शेयर। अब यदि अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर है
तो 50,000 शेयर्स का कितना हो रहा है? कंपनी 50,000 शेयर्स अलॉट कर रही है, 50,000 शेयर का होगा 50,000 शेयर्स इंटू ₹3, 1,50,000। तो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 1,50,000 से, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को 1,50,000 क्रेडिट कर देते हैं। तो ये एंट्री किस तरह होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। अब ये एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने से लेकर अलॉटमेंट मनी की ड्यू होने तक की एंट्रीज हो गई। एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री कैसी हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, और उसका अमाउंट कितना है? 1,50,000, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। उसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया गया तो एंट्री कैसी हो गई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। और अब अलॉटमेंट मनी की ड्यू होने की एंट्री कैसी हो गई? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। अब अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आएगा, कंपनी के शेयर होल्डर जब जमा करेंगे बैंक अकाउंट में, उस समय कैसी एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट किया जाता है? जितना अमाउंट अलॉटमेंट का बैंक अकाउंट में आ रहा है उतने अमाउंट से उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। एक्चुअली जितना अलॉटमेंट का अमाउंट बैंक अकाउंट में शेयर होल्डर जमा करेंगे उतनी अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब इसके पहले के क्वेश्चन में ऐसा होता था कि शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी जितना भी ड्यू हो रहा था सारे शेयर होल्डर पे कर रहे थे, मतलब बैंक अकाउंट में पूरा अमाउंट आ रहा था। तो वो सारे क्वेश्चन में ऐसा होता था कि जैसे अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री में जितने अमाउंट से हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया, एक्जैक्टली उतने अमाउंट से सेकंड एंट्री में बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाता था, ठीक है। लेकिन आज स्थिति कुछ अलग है। आज क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि मिस्टर महेश जो है उसको 400 शेयर कंपनी ने दिए थे और वो अपने 400 शेयर का अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। तो फिर अब ये सारे शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो रहा था 1,50,000 शेयर्स, लेकिन कंपनी के बैंक अकाउंट में इतना आएगा नहीं। इसलिए नहीं आएगा कि मिस्टर महेश के 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दिया, वो बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो फिर ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आपने 1,50,000 से जो है डेबिट किया है, उतना अमाउंट आया नहीं बैंक अकाउंट में, जितना ड्यू था शेयर होल्डर पे उतना आया नहीं है। इसलिए अब बैंक अकाउंट यहाँ पे जब नेक्स्ट एंट्री में हम डेबिट करते हैं वो 1,50,000 से डेबिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का 1,50,000 शेयर होल्डर पे ड्यू जरूर था, लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आया। एक शेयर होल्डर का 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं आया, तो बैंक अकाउंट में कम आया है। बैंक अकाउंट में जितना अलॉटमेंट मनी आएगा उतने से ही बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आया कितना? सारे शेयर होल्डर पे 1,50,000 ड्यू था, ये दिख रहा है ड्यू की एंट्री में, लेकिन एक शेयर होल्डर मिस्टर महेश जिसके पास 400 शेयर्स है, जिसको 400 शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने, उसने अपने 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी नहीं भेजा कंपनी के बैंक अकाउंट में, मतलब जमा नहीं किया। तो फिर 400 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कम आया बैंक अकाउंट में, और वो 400 शेयर्स का अमाउंट कितना हो गया अलॉटमेंट मनी का? अलॉटमेंट मनी पर शेयर यदि ₹3 है तो 400 शेयर्स का हो गया 400 शेयर्स इंटू ₹3, 1,200। तो इसका मतलब यह है कि बैंक अकाउंट में जब अलॉटमेंट का अमाउंट आया है वो 1,50,000 नहीं आया, 1,50,000 से 1,200 कम आया। तो फिर कितना आया? 1,50,000 से 1,200 कम आया। तो आप 1,50,000 से 1,200 माइनस कर दीजिए, वो हो जाएगा 1,48,800, ठीक है।
तो इसका मतलब बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट का अमाउंट केवल 1,48,800 आ रहा है, और जितना अलॉटमेंट का अमाउंट बैंक अकाउंट में आएगा, बैंक जितना अमाउंट रिसीव करेगा उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ बैंक अकाउंट को 1,48,800 से डेबिट कर देंगे। एक्चुअली जितना अलॉटमेंट का अमाउंट बैंक अकाउंट में आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,800, और इतना ही अमाउंट हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट भी करेंगे। जितने से बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं उतने से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट भी करेंगे, और उसका कारण भी बताता हूँ। पहले मैं उतना अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूँ। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,48,800। एक्चुअली अलॉटमेंट का जितना अमाउंट बैंक अकाउंट में आया 1,48,800, उतने ही अमाउंट से मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, और उतना ही अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। जबकि ड्यू की एंट्री बता रही थी कि अलॉटमेंट का अमाउंट शेयर होल्डर पे 1,50,000 ड्यू है, लेकिन वास्तव में एक शेयर होल्डर की तरफ से 1,200 नहीं है, तो बैंक अकाउंट में 1,50,000 नहीं आया, ओनली 1,48,800 ही अलॉटमेंट का अमाउंट आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,800 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,48,800। बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,800 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,48,800। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ऐसा हो रहा है कि किसी एक आध इंस्टॉलमेंट का अमाउंट या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट किसी शेयर होल्डर की तरफ से नहीं आया, जिसको हम कहते हैं कॉल्सिंग बिजनेस। तो देखिए अब स्थिति कैसी है। अब मैंने आपको बताया था कि बैंक अकाउंट में तो ठीक है कि भाई वास्तव में जो अलॉटमेंट मनी का जो कैश आ रहा है शेयर होल्डर से वो केवल 1,48,800 आ रहा है। बैंक ओनली 1,48,800 रिसीव कर रहा है शेयर होल्डर से, मतलब बैंक रिसीवर है ओनली 1,48,800 रुपीज़ का। और इसलिए हम बैंक अकाउंट को, क्योंकि बैंक को एज ए रिसीवर डेबिट करते हैं, हम बैंक को डेबिट करते हैं। डेबिट इसलिए करते हैं कि डेबिट रिसीवर का, क्योंकि इस केस में अलॉटमेंट का अमाउंट बैंक ओनली 1,48,800 रिसीव कर रहा है, तो जितना अमाउंट बैंक रिसीव कर रहा है शेयर होल्डर से उतने से हम डेबिट कर रहे हैं। वो तो ठीक है कि बैंक अकाउंट में 1,48,800 से डेबिट हुआ है, लेकिन इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को भी उसके अगेंस्ट में हमने 1,48,800 से क्रेडिट किया। अब वो अकाउंट के नियमों के अनुसार तो उचित ही था, क्योंकि जितना अमाउंट किसी एक अकाउंट में डेबिट हो रहा है उतना ही अमाउंट उसके अगेंस्ट में कहीं क्रेडिट भी होना चाहिए, तो वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में भी उतना ही क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका एक रीजन और है। ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम ड्यू की एंट्री में ओपन करते हैं, उसको ओपन ही इसलिए करते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वो अकाउंट ओपन करने का उद्देश्य ये होता है कि शेयर होल्डर पे जितना अलॉटमेंट मनी ड्यू हो रहा है उतना वास्तव में बैंक अकाउंट में आया या नहीं आया, इसका हिसाब करने के लिए वो अकाउंट ओपन किया जाता है। अब आज देखिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री में उस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने 1,50,000 से डेबिट करके ओपन किया था कंपनी के बुक्स में। जब वो कंपनी के बुक्स में हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री में ये अकाउंट एक ओपन किया, इसको 1,50,000 से डेबिट किया था। लेकिन जब बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आया तो उस एंट्री में हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को ओनली 1,48,800 से क्रेडिट किया। अब आप कल्पना कीजिए, ये अकाउंट पहले डेबिट हुआ 1,50,000 से और अब क्रेडिट हुआ 1,48,800 से। डेबिट हुआ 1,50,000 से, क्रेडिट हुआ 1,48,800 से। डेबिट क्रेडिट इसका इक्वल नहीं हो पाया, मतलब ये अकाउंट क्लोज नहीं हो पाया। इस अकाउंट में 1,200 डेबिट ज्यादा किया गया है, क्रेडिट कम किया गया है, तो ये डेबिट बैलेंस बता रहा है। दिस अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,200। ठीक है,
और ये डेबिट बैलेंस क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक शेयर होल्डर जो है जिसके पास 400 शेयर्स है, उसके तरफ से अलॉटमेंट का 1200 रुपीज़ नहीं आया, और वही 1200 रुपीज़ ये अकाउंट जो है बैलेंस बता रहा है। देखिए, ये डेबिट किया गया 1,50,000 से, क्रेडिट किया गया 1,48,800 से। एग्जैक्टली डेबिट साइड इसकी 1200 से ज़्यादा है। इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 1200। वो 1200 वही है जो शेयर होल्डर से नहीं मिला। अब ऐसे समय में इसके पहले की एंट्रीज का नरेशन तो मैं हमेशा बताता रहा हूँ, जैसा हमेशा लिखते वैसे ही होगा, लेकिन इस एंट्री का नरेशन अब आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर्स एक्सेप्ट 400 शेयर्स। इसका मतलब अलॉटमेंट मनी सारे शेयर्स का रिसीव हुआ, केवल 400 शेयर्स का नहीं हुआ। ठीक है, तो या तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर्स एक्सेप्ट 400 शेयर्स, या फिर आपने 50,000 शेयर्स इशू किए थे, इसमें से 400 का नहीं मिला, तो इसका मतलब 49,600 का मिला, तो फिर या तो ऐसा लिख दीजिए कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन ओनली 49,600 शेयर्स, जैसा भी लिखना है। लेकिन यह तो है कि यहाँ आप नरेशन में ऐसा नहीं लिख सकते कि भाई सारा के सारा अलॉटमेंट मनी जितना ड्यू था मिल गया, आपको मेंशन करना पड़ेगा 400 शेयर्स का नहीं मिला। ठीक है, अब ये आपके बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री हो गई, और इस केस में आपने देखा कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज नहीं हो पाया। ये 1200 का डेबिट बैलेंस बता रहा है, डेबिट साइड सरप्लस में 1200। अब ये डेबिट बैलेंस यदि बता रहा है तो कंपनी को मालूम होता रहेगा कि भाई अलॉटमेंट मनी पूरा आया नहीं है, किसी शेयर होल्डर के तरफ 1200 आना अभी बकाया है, ये अकाउंट शो करता रहेगा। ठीक है, और ये जब तक डेबिट बैलेंस बताता रहेगा, जब तक कि वो शेयर होल्डर जिसने 1200 रुपीज़ नहीं भेजा है अलॉटमेंट का, वो जब तक इस 1200 को पे नहीं करेगा तब तक ये डेबिट बैलेंस बताता रहेगा। अब मान लीजिए वो शेयर होल्डर बाद में, अभी निर्धारित तारीख बीत जाने के बाद में अगर वो 1200 अलॉटमेंट का भेज देता है, तो फिर कैसी स्थिति होगी? अगर बैंक उस शेयर होल्डर से 1200 रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे 1200, अब उस समय फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 1200 से क्रेडिट कर देंगे, तो फिर कैसा हो जाएगा? अभी उसके डेबिट साइड सरप्लस में थी 1200 की इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की, पर फिर से एक बार उसमें और जब 1200 क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो फिर कैसा होगा? फिर उस अकाउंट के दोनों साइड की टोटल 1,50,000 हो जाएगी और वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यदि ये शेयर होल्डर बाद में भेजता है 1200, तो अगर फिर ऐसी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1200 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1200। ठीक है, लेकिन अब जैसा कि इस पर्चा में तो कहीं बताया नहीं गया कि उसने बाद में अलॉटमेंट का अमाउंट भेजा है करके। अब यदि ये शेयर होल्डर नहीं भेजता है ये अमाउंट, तो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो फिर इसी तरह ओपन रहेगा, 1200 का डेबिट बैलेंस बताता रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है, ये कंपनी ये ऐसा जैसे ये अकाउंट डेबिट बैलेंस बता रहा है 1200 का, ये सब टेम्परेरी नेचर के अकाउंट होते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो केवल इस बात का हिसाब रखने के लिए ओपन किए जाते हैं कि शेयर होल्डर पे जितना मनी किसी इंस्टॉलमेंट का ड्यू हो रहा था उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब जैसे यहाँ 1200 नहीं मिला अलॉटमेंट का, तो वो अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा है। पर अब ये ऐसे टेम्परेरी नेचर के अकाउंट्स, ये मात्र इस कारण से कि भाई किसी शेयर होल्डर से पूरा अमाउंट नहीं आया उस इंस्टॉलमेंट का, इसलिए ये इसी तरह से कंपनी के बुक्स में ओपन रहे और बैलेंस बताते रहे। ये यदि कंपनी को मंजूर नहीं है, तो फिर कंपनी क्या करती है? कुछ कंपनी, क्योंकि अब ये जैसा मैंने आपको बताया भाई, अभी यहाँ एक शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पे किया, तो ये अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा। हो सकता है कुछ एक शेयर, अब आज के क्वेश्चन में तो नहीं है ऐसा, आज के क्वेश्चन में तो यही मिस्टर महेश जो है जिसके पास 400 शेयर्स है, इसी ने अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया, सेकंड कॉल भी नहीं पे किया। लेकिन
वास्तव में जब कंपनी शेयर इशू करती हैं तो उनका तो ऐसा होता है कि भाई अब वो लाखों लोगों को शेयर इशू करती है, तो उनका तो ऐसा हो सकता है कि भाई अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितने भी इंस्टॉलमेंट है, इस सारे इंस्टॉलमेंट में कॉल से निवेश होता ही हो, क्योंकि कई शेयर होल्डर ऐसे हो सकते हैं, एक नहीं कई शेयर होल्डर। जब लाखों लोगों को शेयर इशू किए जा रहे हैं तो हर एक इंस्टॉलमेंट के बारे में ऐसा हो सकता है कि कई शेयर होल्डर ने पे नहीं किया। तो मेरे सारे अकाउंट जो है, अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये सारे ऐसे ही ओपन रहेंगे, क्लोजिंग नहीं होंगे, बैलेंस बताते रहेंगे। तो इन सारे अकाउंट्स को कंपनी कब तक इसी तरह ओपन रखेगी? तो कुछ कंपनीज क्या करती है कि ये जो इस तरह कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट है उसको यहाँ से एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट अकाउंट से एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, और उस अकाउंट का नाम ही है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। उस अकाउंट का टाइटल ही है ऐसा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और किसी भी इंस्टॉलमेंट का जो अनपेड अमाउंट है, जो शेयर होल्डर से नहीं आया है, जैसा यहाँ अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट का 1200 अनपेड है, ये अनपेड अमाउंट इस इंस्टॉलमेंट्स अकाउंट से, मतलब अलॉटमेंट अकाउंट से, इसको कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो फिर उस केस में क्या होता है, रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट अकाउंट से वो जो अनपेड अमाउंट है, जो वहाँ बैलेंस दिख रहा था, वो यदि अलग अकाउंट में, कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए तो फिर रिस्पेक्टिव अकाउंट क्लोज हो सकता है। ठीक है। अब जैसे ये अलॉटमेंट का 1200 अनपेड है, जो इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ही डेबिट बैलेंस दिख रहा है, लेकिन यदि कंपनी चाहती है कि नहीं भैया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को तो क्लोज कर दिया जाए, और इसमें ये जो डेबिट बैलेंस दिख रहा है इसको एक सेपरेट अकाउंट पॉलिसी निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। ठीक है। तो फिर एंट्री कैसे होगी? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसकी एक अल्टरनेटिव एंट्री भी हो सकती है। ये जो मैंने अभी एंट्री बताया, इसकी अल्टरनेटिव एंट्री होगी वैसे केस में। लेकिन वैसे केस में एंट्री कब होगी? व्हेन कंपनी मेंटेन्स अ सेपरेट कॉल्स इन निवेश अकाउंट। ठीक है। व्हेन अ कंपनी मेंटेन्स अ सेपरेट कॉल्स इन निवेश अकाउंट फॉर डेबिटिंग अनपेड अमाउंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ऐसे जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके अनपेड अमाउंट को डेबिट करने के लिए यदि कंपनी एक सेपरेट कॉल इन निवेश अकाउंट मेंटेन करती है, तो उस केस में जैसी अल्टरनेटिव एंट्री मैं अभी बता रहा हूँ वैसी एंट्री होगी। और अगर वह कंपनी इस तरह का कोई कॉल इन निवेश अकाउंट सेपरेटली मेंटेन नहीं करती है, ऐसे अनपेड अमाउंट्स जो है इंस्टॉलमेंट के उनको डेबिट करने के लिए, तो फिर वो रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट अकाउंट में ही डेबिट बैलेंस बताते रहेंगे, जैसा कि अभी ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1200 का डेबिट बैलेंस बता रहा है। ये क्लोज नहीं हो रहा है, इसके दोनों साइड के टोटल इक्वल नहीं हो रहे। ठीक है। पर यदि कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन करती है तो फिर अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। But that entry is passed only when company maintains a calls in arrears account। और आपको अगर क्वेश्चन में दिया है कि कंपनी मेंटेन्स अ कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, या वहाँ लिखा है कि कंपनी हैज अ प्रैक्टिस टू ट्रांसफर अनपेड अमाउंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो वैसे केस में फिर आपको अभी जो मैं अल्टरनेटिव एंट्री बता रहा हूँ वो एंट्री करनी होगी। फिर उसमें ये एंट्री नहीं हो पाएगी यदि कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन करती है। और यदि क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी कॉल से निवेश अकाउंट, तो फिर तो यही एंट्री करना पड़ेगी, क्योंकि कंपनी कॉल से निवेश अकाउंट मेंटेन ही नहीं करती। और यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन इज टोटली साइलेंट, ठीक, as to whether calls in arrears account is maintained or not maintained, तो फिर ऐसे केस में ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये एंट्री करते हो या जो इसकी अल्टरनेटिव एंट्री मैं बता रहा हूँ वो एंट्री करते हो। दोनों में से कोई एक एंट्री करनी पड़ेगी। अब मैं इसकी अल्टरनेटिव एंट्री बता देता हूँ। अब मैं पहले ये एंट्री मिटा देता हूँ यहाँ से।
देखिए, अब यदि कंपनी एक सेपरेट कॉल्स इन निवेश अकाउंट मेंटेन करती है, इस प्रकार का अनपेड अमाउंट्स जो है किसी भी इंस्टॉलमेंट के, उसको डेबिट करने के लिए, तो उस केस में कैसे एंट्री होगी? देखिए, बैंक अकाउंट में तो उस केस में भी अलॉटमेंट का अमाउंट 1,48,800 ही आ रहा है, ठीक है। तो वो अकाउंट तो 1,48,800 से ही डेबिट होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को तो हम उतनी अमाउंट से डेबिट किए थे जैसे इसके पहले की एंट्री में किया था। बैंक अकाउंट को उतनी अमाउंट से डेबिट करेंगे जैसा इसके पहले की एंट्री में किया था। बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,800, जितना अलॉटमेंट का अमाउंट एक्चुअली बैंक अकाउंट में आया है उतने से हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वो जो 1,200 का अनपेड अमाउंट है इंस्टॉलमेंट बैंक अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट का, जो मिस्टर महेश का नहीं आया है, उस 1,200 को एक कॉल्सन एलियस नामक अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये सेपरेट अकाउंट है जो इस तरह के अनपेड अमाउंट को डेबिट करने के लिए ही कंपनी के बुक्स में ओपन किया जाता है। तो हम वो 1,200 को अब कॉल्सन एलियस अकाउंट में डेबिट किए देते हैं। कॉल्सन एलियस अकाउंट डेबिट 1,200। अब क्योंकि आपने वो जो 1,200 का अनपेड अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा था, ठीक है, उसको आपने कॉल्सन एलियस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसको कॉल्सन एलियस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो फिर वो वहां पे अब बैलेंस नहीं रहा, वो वहां से कॉल्सन एलियस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो फिर वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप पूरा 1,50,000 से क्रेडिट कर दीजिए, जितना ड्यू की एंट्री में उसको डेबिट किया था उतने से क्रेडिट कर दीजिए, ताकि उसके दोनों साइड इक्वल होके वो अकाउंट क्लोज हो जाए। वो अकाउंट क्लोज करने के लिए आपने उसमें का 1,200 जो बैलेंस था उसको वहां से कॉल्सन एलियस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 1,50,000 से क्रेडिट करके क्लोज कर दीजिए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। अब देखिए, अब आप कंपेयर कीजिए ड्यू की एंट्री से इस एंट्री को कंपेयर कीजिए। ये अल्टरनेटिव एंट्री है, वो बीच में जो एंट्री की थी बैंक अकाउंट विथ 1,48,800 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,48,800, या तो वो एंट्री होगी या ये होगी, ठीक है। दिस इज अल्टरनेटिव एंट्री। अब दोनों एंट्री नहीं होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, या तो ये होगी या इससे पहले जो की थी वही होगी, ठीक है। अब आप अगर इस एंट्री से वो अलॉटमेंट मनी ड्यू वाली एंट्री को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री में हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया था 1,50,000 से, और अब यहाँ उसको क्रेडिट भी कर दिया 1,50,000 से, तो वो अकाउंट क्लोज हो गया। उसमें डेबिट भी हुआ 1,50,000, अब क्रेडिट भी हो गया 1,50,000, इट इज टोटली क्लोज, वो अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट कंपनी को मिल गया। 1,200 अनपेड है, पर वो 1,200 हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से कॉल्सन एलियस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उसको कॉल्सन एलियस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अब वो कॉल्सन एलियस अकाउंट में डेबिटेड रहेगा, वो कॉल्सन एलियस अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिखता रहेगा जब तक कि उस शेयर होल्डर की तरफ से नहीं आ जाता। और यदि अब वो शेयर होल्डर बाद में पे करता है, देरी से भले से लेकिन पे करता है 1,200, तो जब वो शेयर होल्डर मिस्टर महेश 1,200 पे करेगा कंपनी को, तो कंपनी का बैंक अकाउंट फिर उस समय फिर से हम क्या करेंगे 1,200 से डेबिट कर देंगे, लेकिन उस समय क्रेडिट फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को नहीं करेंगे, क्योंकि वो अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो गया। फिर उस समय इस कॉल, क्योंकि वो 1,200 अनपेड जो है ये इस कॉल्सन एलियस अकाउंट में डेबिटेड दिख रहा है, तो अगर ये बाद में आ जाता है उस शेयर होल्डर की तरफ से, तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे, किसे, कॉल्सन एलियस अकाउंट को। फिर बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 1,200 से, और कॉल्सन एलियस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,200 से। फिर एंट्री कैसी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,200 टू कॉल्सन एलियस अकाउंट 1,200। ये आपके जानकारी के लिए समझा रहा हूँ। आज के क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, आज के क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि भाई उस शेयर होल्डर ने बाद में पे किया, यहाँ कुछ चर्चा ही नहीं है, इसका मतलब उसने पे किया ही नहीं, ठीक है।
अब आप बोलेंगे कि यदि वो पे नहीं करता है तो क्या करेंगे, तो वो पे नहीं करता है तो उसका आगे क्या किया जाता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, उसका भी इलाज है। अगर कोई शेयर होल्डर पे नहीं किया जाता है, पे नहीं करता है इस तरह से किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, तो उसका क्या करते हैं बाद में देखेंगे। अब यहाँ आज तो यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि भाई इस शेयर होल्डर ने 1200 पे नहीं किया, तो जब बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आया तब यदि पॉलिसी निवेश अकाउंट कंपनी नहीं मेंटेन करती है तो कैसी एंट्री होती है, और पॉलिसी निवेश अकाउंट करती है तो अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होती है, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी की तो ड्यू की एंट्री और बैंक अकाउंट में उसके रिसीव होने की एंट्री हो गई। अब आप जानते हो कि फर्स्ट कॉल मनी जब ड्यू होता है तो उसके ड्यू की एंट्री कैसी होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल का शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है वो इसका अमाउंट रहेगा। अब शेयर होल्डर पे कितना ड्यू हो रहा है, आज के क्वेश्चन में बताया गया है कि कंपनी 50,000 शेयर्स इशू कर रही है और एक शेयर पे फर्स्ट कॉल मनी है ₹2 पर शेयर, तो फिर 50,000 इंटू ₹2, 1 लाख रुपीस ड्यू हो रहा है शेयर होल्डर पे, तो ये एंट्री का अमाउंट होगा 1 लाख। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ये हो गई फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने की। अब जब फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में आएगा तब आप जानते हो कि कैसी एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वो भी एंट्री मैं लिख देता हूँ। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पर अब बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल का भी मनी इतना तो आया नहीं जितना ड्यू था शेयर होल्डर पे ड्यू 1 लाख था, लेकिन उतना नहीं आया क्योंकि ये जो मिस्टर महेश है जिसको 400 शेयर अलॉट किए थे कंपनी ने, उसने अपने 400 शेयर का अलॉटमेंट मनी तो नहीं किया पे, कॉल से उसके बाद का कॉल्स मनी भी पे नहीं किया। वहाँ लिखा है कि अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया और कॉल्स मनी मतलब दोनों फर्स्ट और सेकंड कॉल का भी मनी पे नहीं किया, तो फिर मिस्टर महेश का अलॉटमेंट मनी जो नहीं चाहा था 400 शेयर का, फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं आया और उसके तरफ से फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं आने के कारण कंपनी के बैंक अकाउंट में ये फर्स्ट कॉल पे सारे शेयर होल्डर पे जो 1 लाख ड्यू हो रहा था पूरा 1 लाख नहीं आया। मिस्टर महेश का 400 शेयर का फर्स्ट कॉल मनी कम आया। अब मिस्टर महेश का 400 शेयर का 400 शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी का अमाउंट कितना हो रहा है, फर्स्ट कॉल पे ड्यू है ₹2, तो 400 शेयर का हो रहा है 400 शेयर्स इंटू ₹2, 800। मिस्टर महेश के 400 शेयर्स का फर्स्ट कॉल का अमाउंट हो रहा है 800 और वो उसने नहीं भेजा, वो कंपनी के बैंक अकाउंट में उसने पे नहीं किया, तो फिर फर्स्ट कॉल का अमाउंट 800 से कम आया। सारे शेयर होल्डर पे ड्यू था 1 लाख, लेकिन एक आदमी का 800 नहीं आने से वो 800 कमाया, 1 लाख से 800 कमाया, मतलब फर्स्ट कॉल का 99,200 आया। फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट आया, ओनली 99,200। तो बैंक अकाउंट में यदि 99,200 ही आया है एक्चुअली, तो बैंक अकाउंट को तो 99,200 से डेबिट करना होगा, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट किए देते हैं 99,200 और उतना ही हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं 99,200। बैंक अकाउंट डेबिट 99,200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 99,200। ये फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में आने की एंट्री हो गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉल का जो लेजर अकाउंट है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, उसकी भी पोजीशन ठीक वैसी हो रही है जैसे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की।
ये भी क्लोज नहीं हुआ। इसको ड्यू की एंट्री में आपने डेबिट किया था 1 लाख से, लेकिन आप क्रेडिट किया ओनली 99,200 से। तो इसके डेबिट साइड 1 लाख, क्रेडिट साइड 99,200, दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं हुआ, ये भी क्लोज नहीं हुआ। इसके डेबिट साइड सरप्लस में 800 से, मतलब इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ ₹800। व्हाई इट इज शोइंग डेबिट बैलेंस? क्योंकि मिस्टर महेश का ₹800 नहीं आया, वही 800 यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिख रहा है, और इसलिए ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट भी क्लोज नहीं हुआ है। तो अब जब तक मिस्टर महेश 800 भेज नहीं देता, तब तक ये ऐसे 800 का डेबिट बैलेंस बताता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब जैसे मैंने बताया इसके पहले, या तो कंपनी इस 800 के अनपेड फर्स्ट कॉल अमाउंट को इसी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में ही बैलेंस दिखने दें। ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, बैलेंस दिखा रहा है 800 का, ये देखकर कंपनी को ये पता चलते रहेगा कि भाई फर्स्ट कॉल का पूरा अमाउंट नहीं आया, किसी शेयर होल्डर से 800 आना बकाया है। तो या तो कंपनी इसी को फर्स्ट कॉल अकाउंट में डेबिट बैलेंस जैसा दिख रहा है वैसा दिखने दे, लेकिन उसमें फर्स्ट कॉल अकाउंट जो है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा। और यदि कंपनी इस पर्पस के लिए एक सेपरेट कॉल सीनियरियस अकाउंट मेंटेन करती है, जिसमें किसी भी इंस्टॉलमेंट का अगर कुछ अनपेड अमाउंट है शेयर होल्डर की तरफ से तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो फिर इसकी भी अल्टरनेटिव एंट्री होगी ऐसे केस में। जैसा अलॉटमेंट का अमाउंट जो बैंक अकाउंट में आता है उसकी 2 एंट्री किया मैंने, ठीक है। एक एंट्री ऐसा मान के की कि भाई कंपनी किसी भी प्रकार का कॉल सीनियरियस अकाउंट मेंटेन नहीं करती, और दूसरी एंट्री करने समय हमने ऐसा एज्यूम किया कि कंपनी एक कॉल सीनियरियस अकाउंट मेंटेन करती है जिसमें किसी भी इंस्टॉलमेंट का जो अनपेड अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देती है। तो अब यहाँ पे हम एक एंट्री तो कर चुके हैं, ऐसा मान के कि भाई कंपनी कोई कॉल सीनियरियस अकाउंट नहीं मेंटेन कर रही है, ऐसा मान के फर्स्ट कॉल मनी जो बैंक अकाउंट में आता है उसकी एक एंट्री हम यहाँ कर चुके हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 99,200, फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 99,200। पर अब अल्टरनेटिव एंट्री ये मान कर कि भाई कंपनी मेंटेन्स ए कॉल सीनियरियस अकाउंट, ठीक है, एंड इट हैज़ अ प्रैक्टिस टू ट्रांसफर अनपेड अमाउंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू कॉल सीनियरियस अकाउंट। कंपनी एक कॉल सीनियरियस अकाउंट भी मेंटेन करती है और किसी भी इंस्टॉलमेंट का जो अनपेड अमाउंट है उसको वहाँ ट्रांसफर कर देती है। ऐसा अगर एज्यूम कर रहे हैं हम, तो फिर एक अल्टरनेटिव एंट्री होगी, और वो कैसे होगी, और वो मैं फिर बता दे रहा हूँ, जैसा मैंने अलॉटमेंट के केस में बताया था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट के केस में, कि आपके क्वेश्चन में यदि ऐसा लिखा हुआ है कि कंपनी मेंटेन्स अ कॉल सीनियरियस अकाउंट, या ऐसा लिखा है कि भाई कंपनी हैज अ प्रैक्टिस टू ट्रांसफर अनपेड अमाउंट्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू कॉल सीनियरियस अकाउंट, तो उस केस में मैं जो अल्टरनेटिव एंट्री बता रहा हूँ अभी वही एंट्री करना होगी, फिर ये एंट्री नहीं चलेगी, ठीक है। हाँ, यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है इस मामले में कि कंपनी कॉल सीनियरियस अकाउंट मेंटेन करती है नहीं करती, तो आप ये एंट्री भी कर सकते हैं, या जो फिर मैं अल्टरनेटिव एंट्री अब बताने जा रहा हूँ वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कंपनी डज नॉट मेंटेन कॉल सीनियरियस अकाउंट, तो फिर तो यही एंट्री करना पड़ेगी, फिर आप अल्टरनेटिव एंट्री नहीं कर पाएंगे। चलो अब हम ऐसा मान लेते हैं कि कंपनी कॉल सीनियरियस अकाउंट मेंटेन करती है, तो फिर अल्टरनेटिव एंट्री कैसे होगी? उस केस में भी आपको बैंक अकाउंट तो इतने अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट तो उतने अमाउंट से डेबिट होगा जितना एक्चुअली बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल का अमाउंट आया है। बैंक अकाउंट डेबिट 99,200, पर जैसा हमने यहाँ किया था अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने वाली जो एंट्री होती है, वहाँ जब मैंने अल्टरनेटिव एंट्री की थी, वैसे यहाँ पे भी होगा। बैंक अकाउंट को तो हम 99,200 से डेबिट करेंगे जितना वास्तव में फर्स्ट कॉल का मनी आया है बैंक अकाउंट में, लेकिन वो जो 800 जो अनपेड है फर्स्ट कॉल का, उसको हम अब एक कॉल सीनियरियस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ हम लिख देंगे कॉल सीन एरियर्स
अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और ये भी डेबिट होगा 800 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 99,200, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 800, और इन दोनों अकाउंट के अगेंस्ट में हम आप इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे, जितने अमाउंट से ड्यू के एंट्री में डेबिट किया था, ताकि वो क्लोज हो जाए। क्योंकि अब वो क्लोज हो जाएगा, उसमें 800 जो बैलेंस दिखता था, यदि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कंपनी मेंटेन ना करती तो उसमें 800 का डेबिट बैलेंस दिखता था, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में वो 800 ट्रांसफर कर देने की वजह से वहाँ कोई बैलेंस नहीं दिखेगा, वो अकाउंट क्लोज होना चाहिए। और वो अकाउंट क्लोज होना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि ड्यू के एंट्री में उसको 1 लाख से यदि डेबिट किया था तो वो 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख। तो देखिए, बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होने की अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 99,200, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 800 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख। ठीक है, और ये फर्स्ट कॉल अकाउंट क्लोज किया। देखो, ड्यू के एंट्री में इसको 1 लाख से डेबिट किया था, 1 लाख से क्रेडिट कर दिया, ये क्लोज हो गया। लेकिन जब ये यहाँ पे जब हम ऐसा मान के एंट्री कर रहे थे कि कंपनी कोई कॉल से एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं करती, तो फिर हमने उस समय बैंक अकाउंट को 99,200 से डेबिट किया था, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट भी 99,200 से किया था। तो उस केस में अकाउंट क्लोज नहीं हो रहा था, वो ड्यू के एंट्री में डेबिट हुआ था 1 लाख से, और बाद में क्रेडिट हुआ था 99,200 से। तो मैं पहले ही बता चुका कि वो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ था, वो डेबिट बैलेंस बता रहा था 800 का। और यदि कंपनी कॉल से एरियर्स अकाउंट मेंटेन करती है और उस 800 को हमने कॉल से एरियर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो फिर ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। देखिए, ये ड्यू के एंट्री में 1 लाख से डेबिट हुआ, यहाँ 1 लाख से क्रेडिट भी हो गया। तो अब ये हो गया आपके अल्टरनेटिव एंट्री फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने की। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड कॉल मनी ड्यू की एंट्री। अब आपको पता है कि सेकंड कॉल मनी जब ड्यू होता है तो एंट्री कैसे होती है। ये एंट्रीज को मैं अब मिटा देता हूँ। सेकंड कॉल मनी जब ड्यू होता है, और सेकंड कॉल फाइनल कॉल है, आखिरी कॉल है, तो हम उसे कहेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, केवल सेकंड कॉल कहने की बजाय उसको कहेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो एंट्री मैं यहाँ लिख देता हूँ। इक्विटी शेयर second and final call account debit to equity share capital account. Equity share second and final call account debit to equity share capital account, और इसका अमाउंट वही जितना अमाउंट सेकंड एंड फाइनल कॉल का शेयर होल्डर पे ड्यू होने जा रहा है वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। अब कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी ₹2 पर शेयर ड्यू है, जितना फर्स्ट कॉल पे था। तो फिर 50,000 शेयर्स इंटू ₹2 सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट जो है वो हो रहा है 1 लाख। 50,000 शेयर्स इंटू ₹2। तो हम इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट लिख देंगे 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गए सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की एंट्री। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब आगे जब सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होगा तब आप जानते हो कैसे एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन यहाँ भी वही स्थिति है, जितना अमाउंट सेकंड एंड फाइनल कॉल का शेयर होल्डर पे ड्यू था उतना बैंक अकाउंट में नहीं आने वाला, क्योंकि मिस्टर महेश ने सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट नहीं दिया आपने 400 शेयर का, और 400 शेयर का सेकंड एंड फाइनल कॉल जो उसका अनपेड है वो भी हो रहा है 800 400 इंटू ₹2
फिर इसका मतलब इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो 1 लाख ड्यू था शेयर होल्डर पे, वो 1 लाख नहीं आएगा, 800 कमाएगा बैंक अकाउंट में। तो 1 लाख से 800 कमाएगा मतलब 99,200 आएगा बैंक अकाउंट में सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 99,200 से। बैंक अकाउंट डेबिट 99,200 और इतने ही अमाउंट से हम इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 99,200 जितना बैंक अकाउंट में डेबिट किया उतना ही इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट किया। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट में 99,200 तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 99,000। अब देखिए इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल भी, ये जो अकाउंट है इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये भी क्लोज नहीं हो पाया। ये ड्यू की एंट्री में से डेबिट किया गया था 1 लाख से, और जब बैंक अकाउंट में ये रिसीव हुआ तो उस समय जो एंट्री की गई उसमें क्रेडिट किया गया 99,200 से। पहले डेबिट किया गया 1 लाख से, अब क्रेडिट किया गया 99,200 से। It is also showing debit balance for ₹800 and why it is showing debit balance? क्योंकि मिस्टर महेश का 400 शेयर्स का 800 रुपीस नहीं आया सेकंड एंड फाइनल कॉल का। वही 800 यहाँ, वही 800 कारण बन रहा है इस इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट के क्लोज ना होने का। उस 800 के अनपेड सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट के कारण ये इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज नहीं हो पाया। ये ड्यू की एंट्री में डेबिट किया था 1 लाख से, अब बैंक अकाउंट में जब आया है सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, उस समय जो एंट्री की गई उसमें क्रेडिट किया गया 99,000, 800 से इसकी डेबिट साइड आना है। जैसे फर्स्ट कॉल के अकाउंट की स्थिति थी वैसी स्थिति है। अब कंपनी यदि कोई कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन नहीं कर रही है तो यही एंट्री होगी, ऐसे ही कैसे रहेगा। और ये इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 800 का डेबिट बैलेंस बताते रहेगा ताकि कंपनी को पता चलते रहे कि 800 किसी न किसी का सेकंड एंड फाइनल कॉल का नहीं आया। लेकिन यदि कंपनी कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन करती है तो फिर इसकी भी अल्टरनेटिव एंट्री होगी। और वो अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी? बैंक अकाउंट को तो हम इतने अमाउंट से डेबिट करेंगे जितना बैंक अकाउंट में आ रहा है सेकंड एंड फाइनल कॉल का 99,200, उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट को डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 99,200। पर आप जानते हो कि यदि कॉल से निरेश अकाउंट कंपनी मेंटेन कर रही है तो किसी भी इंस्टॉलमेंट का जो अनपेड अमाउंट है उसको कॉल से निरेश में डेबिट कर दिया जाता है। तो फिर इस इंस्टॉलमेंट का सेकंड एंड फाइनल कॉल का मिस्टर महेश का जो अनपेड अमाउंट है 800 का, उसको हम कॉल से निरेश अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो फिर कॉल से निरेश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा इस एंट्री में 800 से। और अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 99,200 से, कॉल से निरेश अकाउंट डेबिट हो गया 800 से। अब इनके अगेंस्ट में हम इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को पूरा 1 लाख से क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 99,200, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 800 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1। देखिए अब इसमें क्या हुआ, ये अल्टरनेटिव एंट्री हमने जो की है, अगर इस एंट्री की दृष्टि से देखेंगे तो फिर इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज हो गया, क्योंकि उसको ड्यू की एंट्री में यहाँ डेबिट किया था 1 लाख से और उसको आप इस एंट्री में क्रेडिट भी कर दिया 1 लाख से, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया।
ये अकाउंट कोई बैलेंस नहीं बता रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड हैंड फाइनल कॉल का अमाउंट पूरा आ गया। 800 रुपीज़ अभी भी नहीं आया है, मगर वो 800 अब कॉल से मेरे अकाउंट में डेबिट हो चुका, वो वहाँ बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, तो यदि कॉल से मेरे अकाउंट कंपनी मेंटेन करती है तो फिर ये एंट्री होगी, ये अल्टरनेटिव एंट्री है इसकी। आप ये दोनों में से एक ही एंट्री करना हो गया, दोनों एंट्री नहीं। और हम पहले बता चुका कि अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी कॉल से मेरे अकाउंट मेंटेन करती है तो फिर ये करना होगी, ये नहीं। ठीक है, और यदि कुछ नहीं लिखा है तो ये दोनों में से कोई भी एंट्री, दोनों में से एक एंट्री आपको करना होगा। और यदि लिखा है कि कॉल से मेरे अकाउंट कंपनी मेंटेन ही नहीं करती, डज नॉट मेंटेन कॉल से मेरे अकाउंट, तो फिर यही करना होगा। तो आज के क्वेश्चन की सारी एंट्रीज यहाँ समाप्त हो गए। अब क्वेश्चन को एक और चीज वहाँ पे पूछी गई है, आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी पूछा गया है, लेजर अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी बनाने के लिए कहा गया है। कल के क्वेश्चन में भी कहा गया था, आज के क्वेश्चन में भी कहा गया है। तो मैं यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का लेजर अकाउंट भी बना के बताता हूँ। देखिए, अब ये सारी एंट्रीज एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का लेजर अकाउंट बनाता हूँ। और ये एंट्रीज स्क्रीन पे भी बताई गई है। ठीक है, केवल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का लेजर अकाउंट स्क्रीन पे नहीं बनाया जा रहा है, उसको आप यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, कंपनी का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, वो उसकी क्रेडिट साइड है। आप पोस्टिंग करना जानते हो, जनरल एंट्री देख देख के हम पोस्टिंग करेंगे। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू की जो एंट्री हुई है उसमें पहली बार इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का नाम आया है, उसके पहले की दो एंट्री में कहीं भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का नाम नहीं था, इसलिए वो एंट्री का पोस्टिंग इसमें नहीं होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू की एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया गया, वहां से इस अकाउंट में पोस्टिंग की शुरुआत होगी। जिस एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है उस एंट्री का पोस्टिंग इस अकाउंट में होगा। अब देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू की एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया गया 1,50,000 से, और उसके अगेंस्ट पर क्रेडिट किया गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट को इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अकाउंट डेबिट हुआ है, इसके डेबिट में हम उसके अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाला अकाउंट लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। उसके बाद जब बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आया, अब उसकी दो एंट्री हुई, अल्टरनेटिव एंट्री हुई। मैं एक अल्टरनेटिव एंट्री ये मान के की गई कि कंपनी कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन करती है, और उसके पहले जो एंट्री की गई वो ये मान के की गई कि कंपनी कोई कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन नहीं करती। तो मैं यहाँ आज जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का लेजर अकाउंट आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा मान के किया जा रहा है कि कंपनी कोई इक्विटी शेयर कोई कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन नहीं करती। कंपनी डज नॉट मेंटेन कॉल से निरस अकाउंट। यदि कंपनी कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन नहीं करती है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है उसकी पोजीशन कैसी रहेगी मैं आपको आज बता रहा हूँ। और यदि कंपनी कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन करती है
तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा दूंगा, पूरा अकाउंट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझा दूंगा, ठीक है, कि ऐसे केस में स्थिति कैसे हो। देखिए, अब यदि कंपनी पॉलिसी निवेश अकाउंट नहीं मेंटेन करती है, तो जब बैंक अकाउंट में अमाउंट आया है अलॉटमेंट का, तब एंट्री कैसी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो इसके क्रेडिट साइड में उसके अगेंस्ट में डेबिट होने वाला अकाउंट लिख देंगे हम, बाय बैंक अकाउंट। लेकिन वो डेबिट हुआ है केवल 1,48,800 से, क्योंकि 1,200 आया नहीं था अलॉटमेंट का मिस्टर मैश का, तो फिर हमने क्रेडिट में लिख दिया बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,48,800 से और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के क्रेडिट में हम बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उसमें वही लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 1,48,800, क्योंकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट भी उतना ही किया गया है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट भी उतना ही किया है, तो उसके क्रेडिट में उसके अगेंस्ट में डेबिट होने वाला नाम लिख दिया, डेबिट होने वाला अकाउंट का नाम लिख दिया हमने बाय बैंक अकाउंट 1,48,800। अब देखिए, ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, इसके डेबिट में 1,50,000 और इसके क्रेडिट में ओनली 1,48,800, तो दिस अकाउंट इज शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 1,200। ये दोनों साइड के टोटल इक्वल नहीं हो रही, तो इसका बैलेंसिंग करना पड़ेगा दोनों साइड के टोटल इक्वल करने के लिए, और यदि बैलेंसिंग करते हो तो देखिए डेबिट में 1,50,000 और क्रेडिट में केवल 1,48,800, तो इधर के टोटल भी 1,50,000 हो जाए, इक्वल हो जाए। इसके लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरिंग डाउन 1,200, और तब कहीं इस अकाउंट की टोटल दोनों साइड की हो जाएगी 1,50,000, ठीक है। तब अब ये अकाउंट केवल इसकी टोटल वैल्यू में, ये क्लोज हुआ नहीं है, सिर्फ बैलेंसिंग कर दिया हमने। क्लोज इसलिए नहीं हुआ कि इसके दोनों साइड की टोटल अपने आप इक्वल नहीं हुई है, बैलेंस के नाम पे 1,200 जोड़ना पड़ा, तो ये अकाउंट बैलेंस बता रहा है। बैलेंस अगर बता रहा है तो ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ, और वो ये बता रहा है कि अलॉटमेंट का 1,200 किसी का आना बकाया है, ठीक है। चलो, मैंने आपको कहा तो था कि मैं पॉलिसी निवेश अकाउंट अगर कंपनी मेंटेन करती है तो इस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की स्थिति कैसी होगी ये नहीं बताऊंगा, पर चलो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये ऐसा मान के बनाया मैंने कि कंपनी कोई पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन नहीं करती, तो इस तरह से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,200 का बैलेंस होता है। लेकिन अगर कंपनी पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन करती है तो इस अकाउंट की पोजीशन कैसी होगी, देखिए। चलो, थोड़ी देर 5-1 मिनट लगेंगे, लेकिन वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री में, क्योंकि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करके उसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू के जो एंट्री है उसका पोस्टिंग इसमें होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, तो उसके डेबिट में उसके अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाला अकाउंट हम पहले लिख चुके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो ऐसे ही लगा, चाहे कंपनी पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन करती हो या ना करती। इसके डेबिट में हमने लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब बैंक में अकाउंट में अलॉटमेंट मनी आया उस एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 1,48,800 से। लेकिन वो अल्टरनेटिव एंट्री कैसी हुई है, यदि पॉलिसी निवेश अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो वो अल्टरनेटिव एंट्री कैसी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,800, पॉलिसी निवेश अकाउंट डेबिट 1,200, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000, मतलब उस एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ और 1,50,000 से क्रेडिट हुआ। अब वो क्रेडिट हुआ तो ये उसके क्रेडिट साइड है, वो जब क्रेडिट हुआ है 1,50,000 से, तो उसके अगेंस्ट में जो दो अकाउंट डेबिट हुए वो दोनों यहाँ लिखना पड़ेगा। हमारा रूल पोस्टिंग का ऐसा ही है, ये अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो इसके अगेंस्ट में जो दो अकाउंट वहाँ डेबिट हो रहे हैं वो दो अकाउंट यहाँ लिखे जाएंगे। मतलब कौन से दो अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट और पॉलिसी निवेश, तो हम यहाँ लिख देंगे। अब बैंक को तो हम लिख ही चुके ऑलरेडी 1,48,800, ठीक है। अल्टरनेटिव एंट्री भी ये हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट 1,48,800, पॉलिसी निवेश अकाउंट डेबिट 1,200, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जब क्रेडिट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में दो जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, बैंक अकाउंट और पॉलिसी निवेश। तो बाय बैंक तो हम पहले लिख चुके, अब हम साथ में ये भी लिख देंगे कि बाय पॉलिसी निवेश अकाउंट 1,200। तो अब देखिए, अब ये अकाउंट कोई बैलेंस नहीं बता रहा, इसके दोनों साइड की टोटल 1,50,000 हो गई,
ठीक है, इधर की भी टोटल और इधर की भी टोटल, बोथ साइड्स इक्वल। ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये क्यों क्लोज हो गया? क्योंकि जो 1200 यहाँ बैलेंस दिखना चाहिए था, जैसे इसके पहले मैंने जो अकाउंट बनाया उसमें 1200 बैलेंस दिख रहा था, क्योंकि वहाँ कंपनी कोई कॉल से नहीं अकाउंट मेंटेन नहीं करती, तो 1200 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में बैलेंस दिख रहा था। मगर जब हमने अल्टरनेटिव एंट्री की तो ये सोच के की कि कंपनी एक सेपरेट कॉल से नियरेस्ट अकाउंट मेंटेन करती है और इस 1200 को कंपनी ने कॉल से नियरेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो जब उसको कॉल से नियरेस्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो अब इस अकाउंट में वो बैलेंस नहीं दिखेगा, और इसलिए यहाँ कोई बैलेंस नहीं दिख रहा, ये अकाउंट क्लोज हो गया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया और गवर्नमेंट कॉल से नियरेस्ट अकाउंट में डेबिटेड रहेगा। ठीक है, वो वहाँ डेबिट दिखता रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट भी बनाना था, वो भी बना दिया, और दोनों ही दृष्टि से बना दिया। कंपनी यदि कॉल से नियरेस्ट अकाउंट मेंटेन करती है तो कैसा होगा, और नहीं करती है तो कैसा होगा। अब आज का ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन कैसा होगा, उसमें क्या वैरायटी होगी, ये जानने के लिए अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।